जेल में उस दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। रोल कॉल के दौरान कैदी नंबर 245 कहीं दिखाई नहीं दिया। एक गार्ड गुस्से में उसकी सेल की तरफ गया और चिल्लाकर बोला, अगर तुम बीमार हो या मर गए हो तो वही बेहतर होगा। लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। एक ऐसा कैदी जिसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में रखा गया था, अचानक गायब हो चुका था। खबर मिलते ही जेल का वार्डन वहां पहुंचा। गुस्से में उसने कुछ पत्थर उठाकर दीवार की तरफ फेंके। तभी एक पत्थर दीवार पर लगे पोस्टर को फाड़ता हुआ निकल गया। जैसे ही पोस्टर हटाया गया, सबकी आंखें खुली रह गईं। पोस्टर के पीछे एक सुरंग छिपी हुई थी। अब सब समझ चुके थे कि कैदी जेल से भाग चुका है। पूरी जेल में हड़कंप मच गया। अधिकारियों की बड़ी टीम उसकी तलाश में निकल पड़ी। लेकिन घंटों की खोजबीन के बाद उन्हें सिर्फ एक फटी हुई जेल की यूनिफॉर्म और एक लगभग टूट चुका पत्थर का छोटा हथौड़ा मिला। यही था दुनिया का मशहूर शॉशैंक प्रिजन ब्रेक। शॉशैंक जेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ से भागने के लिए किसी इंसान को सैकड़ों साल लग जाएंगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक कैदी इतनी सुरक्षित जेल से कैसे भाग निकला। इस खबर ने पूरे अमेरिका को हैरान कर दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 की एक रात से। एंडी नाम का एक बैंक कर्मचारी अपनी पत्नी पर शक कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी का किसी फिटनेस इंस्ट्रक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। एक रात उसने दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का फैसला किया। गुस्से में उसने अपनी पिस्तौल उठाई और उनके घर के बाहर पहुंच गया। लेकिन आखिरी पल में वह हिचक गया। वह कुछ कर पाता उससे पहले किसी ने उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जांच के दौरान सबूत सीधे एंडी की तरफ इशारा कर रहे थे। पिस्तौल, टूटी हुई शराब की बोतल और कई हालात उसके खिलाफ थे। कोर्ट में वह खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया। आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसे भेज दिया गया बदनाम शॉशैंक जेल में। जब एंडी पहली बार जेल पहुंचा तो पुराने कैदी उसे गौर से देखने लगे। नई कैदियों का आना वहां एक तरह का मनोरंजन माना जाता था। सब लोग शर्त लगा रहे थे कि पहली रात कौन सबसे पहले टूटेगा। ज्यादातर लोगों ने एक मोटे कैदी पर दांव लगाया, लेकिन रेड नाम के कैदी ने एंडी पर 10 सिगरेट की शर्त लगा दी। उसे लगा कि साफ सुथरा और कमजोर दिखने वाला एंडी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। रात होते ही पुराने कैदियों ने नए लोगों को मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। वे लगातार उनका मजाक उड़ाते रहे, उन्हें डराते रहे, उनका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करते रहे। कुछ ही देर में वह मोटा कैदी टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगा। मुझे घर जाना है, मुझे मेरी माँ चाहिए। उसकी आवाज सुनकर गार्ड वहाँ पहुँच गए। उन्होंने उसे बाहर घसीटा और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वह मुश्किल से जिंदा बचा, लेकिन इलाज समय पर नहीं मिल पाया और अगले दिन उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ एंडी पूरी रात बिल्कुल शांत रहा। उसने न रोया न शिकायत की, बस चुपचाप सब कुछ सहता रहा। यही वजह थी कि रेड अपनी शर्त हार गया। अब उसे एंडी के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। एंडी ज्यादातर समय अकेला रहता था। वह कम बोलता था और किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। एक दिन खाने के दौरान उसे अपने खाने में एक छोटा सा कीड़ा मिला। तभी एक बुजुर्ग कैदी की नजर उस पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम इसे नहीं खा रहे हो तो क्या मैं ले सकता हूँ? एंडी ने बिना कुछ कहे कीड़ा उसे दे दिया, लेकिन उस बुजुर्ग ने कीड़ा खुद नहीं खाया। उसने अपनी शर्ट के अंदर छिपे एक छोटे पक्षी को वह कीड़ा खिला दिया। ये देखकर एंडी हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि जेल की नीरस जिंदगी में भी लोग अपने लिए छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेते हैं। लेकिन जल्द ही एंडी की मुश्किलें बढ़ने वाली थीं। जेल के कुछ खतरनाक कैदियों की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वे लोग अक्सर कमजोर कैदियों को परेशान करते थे। एक दिन एंडी हमेशा की तरह लॉन्ड्री रूम में काम कर रहा था। तभी एक कैदी ने उसे स्टोर रूम से ब्लीच लाने के लिए कहा। एंडी बिना शक किए वहां चला गया। लेकिन जैसे ही वह सामान लेने पहुंचा, उसने देखा कि कुछ कैदी चुपचाप उसके पीछे आ चुके हैं। उनमें जेल का सबसे खतरनाक गैंग भी शामिल था। उसी पल एंडी समझ गया कि वह बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। एंडी ने तुरंत मुट्ठी भर ब्लीच उठा ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उनमें से एक आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अब एंडी पूरी तरह फंस चुका था। वह अकेला था और सामने 3 लोग थे। उनका मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। उस दिन के बाद एंडी की जिंदगी नरक बन गई। अगले 2 साल तक वे तीनों गुंडे उसे लगातार परेशान करते रहे। लगभग हर बार एंडी बुरी तरह घायल हो जाता। उसके शरीर पर चोटों के निशान बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वह फिर भी टूटने को तैयार नहीं था। फिर तीसरे साल की बसंत ऋतु आई। जेल की छत की मरम्मत का काम शुरू होना था। इसके लिए सिर्फ 10 कैदियों को चुना जाना था। जेल में हर कोई जानता था कि ऐसे कामों में थोड़ी आजादी और बेहतर व्यवहार मिलता है, इसलिए सभी उस टीम में शामिल होना चाहते थे। रेड ने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया और किसी तरह एंडी समेत अपने दोस्तों को उस काम के लिए चुनवा लिया। रेड अच्छी तरह जानता था कि एंडी किन हालात से गुजर रहा है। कम से कम कुछ दिनों तक वह उन गुंडों से दूर रह सकेगा। लेकिन रेड को नहीं पता था कि यही मौका एंडी की पूरी जिंदगी बदल देगा। छत पर काम करते समय एंडी ने जेल के कप्तान को अपने भाई की विरासत के बारे में बात करते हुए सुना। उसके भाई की मौत के बाद उसे $35,000 मिलने वाले थे, लेकिन सरकार उस रकम का बड़ा हिस्सा टैक्स में लेने वाली थी। यही बात कप्तान को परेशान कर रही थी। एंडी पहले एक बैंक कर्मचारी रह चुका था। फाइनेंस और टैक्स की उसे अच्छी समझ थी। उसने कुछ पल सोचा, फिर अचानक कप्तान की तरफ बढ़ गया। बाकी कैदी घबरा गए, क्योंकि बिना बुलाए किसी गार्ड के पास जाना मुसीबत को बुलाने जैसा था। कप्तान ने भी गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि एक कैदी उसकी बातों में दखल दे रहा है, लेकिन एंडी शांत रहा। उसने कहा कि अगर वह चाहे तो पूरा पैसा अपने पास रख सकता है। कप्तान पहले तो हैरान रह गया, फिर उसने एंडी की पूरी बात सुनी। एंडी ने उसे एक कानूनी तरीका बताया जिससे
जिससे टैक्स बचाया जा सकता था। कप्तान उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। बदले में एंडी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश की। वह चाहता था कि उसके साथ काम कर रहे सभी कैदियों को ठंडी बियर मिले। कप्तान ने उसकी बात मान ली। कुछ देर बाद सभी कैदी छत पर बैठे बर्फ जैसी ठंडी बियर पी रहे थे। उनके चेहरों पर लंबे समय बाद मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वे कैदी नहीं बल्कि दिन भर मेहनत करने वाले आम मजदूर हों, जो काम खत्म होने के बाद आराम कर रहे हों। दिलचस्प बात यह थी कि एंडी ने खुद बियर को हाथ तक नहीं लगाया। वह बस चुपचाप बैठकर अपने साथियों को खुश होते देखता रहा। शायद वही खुशी उसके लिए काफी थी। कुछ दिनों बाद मरम्मत का काम पूरा हो गया और सभी कैदी वापस जेल लौट आए। लेकिन एंडी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन वे तीनों गुंडे फिर उसके सामने आ खड़े हुए। इस बार एंडी ने चुप रहने के बजाय उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकला। उसे पहले से भी ज्यादा बेरहमी से पीटा गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल भेजना पड़ा। पूरा 1 महीना वह अस्पताल में भर्ती रहा। इस घटना के बाद जेल के कप्तान को भी सब पता चल गया। वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने उन गुंडों के सरगना को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। उस दिन के बाद किसी ने भी एंडी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। कई सालों बाद पहली बार एंडी को चैन की सांस लेने का मौका मिला। अब वह अपना ज्यादातर समय पत्थर तराशने में बिताने लगा। रेड ने उसके लिए एक छोटा रॉक हैमर भी मंगवा दिया। एंडी घंटों बैठकर पत्थरों से छोटी छोटी मूर्तियां बनाता रहता। धीरे धीरे उसकी सेल खूबसूरत कलाकृतियों से भरने लगी। फिर एक दिन उसने रेड से एक बड़ा पोस्टर भी मंगवाया, जिसे उसने अपनी सेल की दीवार पर लगा दिया। सबको लगा कि यह सिर्फ सजावट के लिए है, लेकिन असल में उस पोस्टर के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो आने वाले सालों में पूरी शॉशैंक जेल को हिलाकर रख देने वाला था। इसी बीच एक दिन वार्डन अचानक निरीक्षण के लिए जेल पहुंचा। वह एक एक सेल की बारीकी से जांच कर रहा था और आखिरकार उसकी नजर एंडी की सेल पर जाकर रुकी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसे कैदी के सामने खड़ा है जो उससे कई कदम आगे की सोच चुका था। एंडी हमेशा अपनी बाइबल अपने पास रखता था। जब वार्डन उसकी सेल की तलाशी लेने आया तो एक गार्ड को सैंड पेपर का एक बंडल मिला। एंडी ने तुरंत समझाया कि वह उसका इस्तेमाल पत्थरों को पॉलिश करने के लिए करता है। गार्ड्स ने उसकी खिड़की पर रखी छोटी छोटी पत्थर की मूर्तियों को देखा। वे सचमुच बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन वार्डन की नजर किसी और चीज पर टिक गई। वह था दीवार पर लगा एक बड़ा पोस्टर। जेल के नियमों के मुताबिक ऐसे पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं थी। फिर भी वार्डन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि बातचीत के दौरान एंडी ने बाइबल की कई आयतें बड़ी आसानी से सुना दी। ये देखकर वार्डन काफी प्रभावित हुआ। जाते जाते उसने एंडी की बाइबल वापस की और मुस्कुराते हुए कहा, मोक्ष का रास्ता इसी के अंदर छिपा है। एंडी ने भी हल्की मुस्कान के साथ बाइबल वापस रख ली। असल में ये पूरी तलाशी एक बहाना थी। वार्डन एंडी को करीब से समझना चाहता था। कुछ समय बाद एंडी को वार्डन के ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ उसे एक नई जिम्मेदारी दी गई। अब उसे जेल की लाइब्रेरी संभालनी थी। इस तरह एंडी आधिकारिक तौर पर लाइब्रेरी असिस्टेंट बन गया। हालांकि लाइब्रेरी संभालने वाला बूढ़ा कैदी इस फैसले से खुश नहीं था। उसने कहा कि वह कई सालों से अकेले यह काम कर रहा है, उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन एंडी समझ चुका था कि वार्डन की असली दिलचस्पी लाइब्रेरी नहीं बल्कि उसकी अकाउंटिंग की स्किल्स में थी, और जल्द ही उसकी यह सोच सही साबित हो गई। एक दिन एक गार्ड अपने बेटे के भविष्य के लिए निवेश की सलाह लेने उसके पास आया। फिर दूसरा गार्ड आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे लगभग हर गार्ड अपने पैसों और टैक्स की समस्याएं लेकर एंडी के पास आने लगा। कुछ ही महीनों में एंडी पूरी जेल का अनौपचारिक अकाउंटेंट बन चुका था। 1 साल बाद वार्डन ने भी उससे अपने हिसाब किताब देखने को कहा। फिर एक और साल बीत गया। अब दूसरी जेलों के अधिकारी भी टैक्स और फाइनेंस की सलाह लेने एंडी के पास आने लगे। काम इतना बढ़ गया कि एंडी के लिए अकेले संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए उसने रेड को अपना सहायक बना लिया। इस बीच एंडी का एक और सपना था। वह जेल की लाइब्रेरी को बेहतर बनाना चाहता था। वह चाहता था कि कैदियों को ज्यादा किताबें पढ़ने का मौका मिले, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे। पुराने लाइब्रेरियन ने साफ कह दिया कि सरकार से अतिरिक्त फंड मिलना लगभग नामुमकिन है। फिर भी एंडी ने हार नहीं मानी। उसने राज्य सरकार को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। हर हफ्ते वह एक नई चिट्ठी भेजता, लेकिन महीनों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर भी एंडी लिखता रहा। वह जानता था कि अगर कोशिश जारी रखी जाए तो कभी न कभी नतीजा जरूर मिलेगा। इसी दौरान जेल में एक और बड़ी घटना हुई। पुराना लाइब्रेरियन ब्रूक्स रिहा होने वाला था। उसने अपनी जिंदगी के लगभग 50 साल इसी जेल में बिताए थे। जब उसे बताया गया कि अब वह आजाद है तो वह खुश होने के बजाय घबरा गया। वह बाहर की दुनिया में जाना ही नहीं चाहता था। इतने साल जेल में रहने के बाद यही जगह उसका घर बन चुकी थी। रेड इस एहसास को अच्छी तरह समझता था। कुछ लोग इतने लंबे समय तक जेल में रहते हैं कि वे उसी के आदी हो जाते हैं। बाहर की दुनिया उन्हें अजनबी और डरावनी लगने लगती है। आखिरकार ब्रूक्स को जेल छोड़नी पड़ी। जाने से पहले उसने अपने प्यारे कौवे को आजाद कर दिया। फिर भारी कदमों से जेल के बाहर निकल गया। लेकिन बाहर की दुनिया उसके लिए बहुत बदल चुकी थी। सड़कें बदल चुकी थीं, लोग बदल चुके थे, पूरा समाज बदल चुका था। उसे एक किराने की दुकान में नौकरी तो मिल गई, लेकिन वह उस नई दुनिया में खुद को फिट नहीं कर पा रहा था। हर दिन उसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वह अकेला पड़ चुका था। उसे जेल की याद सताने लगी। वह बार बार सोचता कि काश वह फिर से उसी पुरानी कोठरी में लौट पाता, लेकिन अब यह संभव नहीं था। एक दिन उसने एंडी और अपने दोस्तों के लिए एक आखिरी चिट्ठी लिखी। उसने लिखा कि वह इस दुनिया में खुद को बेगाना महसूस करता है और अब वह आगे नहीं जी सकता। चिट्ठी लिखने के बाद उसने कमरे की लकड़ी पर अपना नाम उकेरा, जैसे वह दुनिया को बताना चाहता हो
कि वह कभी यहाँ मौजूद था और फिर उसने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्रूक्स की खबर सुनकर पूरी जेल कुछ देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रही। समय बीतता गया। फिर आखिरकार एंडी की मेहनत रंग लाई। छठे साल में उसे राज्य सरकार की तरफ से जवाब मिला, साथ में $200 का चेक भी था और पुरानी किताबों से भरे कई बड़े बक्से भी भेजे गए थे। यह एंडी के लिए किसी जीत से कम नहीं था। उसने तुरंत फैसला किया, अब वह हर हफ्ते एक नहीं बल्कि 2 चिट्ठियां भेजेगा, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि लगातार कोशिश करने वाले इंसान को आखिरकार उसका हक जरूर मिलता है। एंडी ने राज्य सरकार को हर हफ्ते चिट्ठियां भेजना जारी रखा। एक दिन लाइब्रेरी में पुरानी किताबें छांटते हुए उसे एक पुराना म्यूजिक रिकॉर्ड मिल गया। उसी समय एक गार्ड कुछ देर के लिए बाहर गया हुआ था। मौका देखकर एंडी चुपचाप ब्रॉडकास्टिंग रूम में घुस गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, फिर रिकॉर्ड प्लेयर चालू कर दिया। कुछ ही सेकंड में मधुर संगीत पूरे शॉशैंक जेल में गूंजने लगा। काम कर रहे कैदी रुक गए। गार्ड भी हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये संगीत कहाँ से आ रहा है। ज्यादातर कैदी उस भाषा को समझ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उस पल इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह संगीत सीधे उनके दिलों तक पहुंच रहा था। कुछ मिनटों के लिए सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे जेल की दीवारों से बहुत दूर निकल गए हों, जैसे वे आजाद हों। बेशक इसकी कीमत भी एंडी को चुकानी पड़ी। उसे 2 हफ्तों के लिए अकेले कैद में डाल दिया गया, लेकिन जब वह वापस लौटा उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। समय बीतता गया और आखिरकार एंडी की लगातार भेजी गई चिट्ठियों का असर हुआ। राज्य सरकार ने लाइब्रेरी के लिए हर साल $500 की फंडिंग मंजूर कर दी। साथ ही उनसे कहा कि अब और चिट्ठियां भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन एंडी यहीं नहीं रुका। उसने इस पैसे और मिलने वाली किताबों की मदद से लाइब्रेरी को पूरी तरह बदल दिया। धीरे धीरे वह जेल की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरियों में से एक बन गई। अब कैदी किताबें पढ़ सकते थे, अखबार पढ़ सकते थे और संगीत भी सुन सकते थे। एंडी ने कई कैदियों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसकी मदद से हाई स्कूल की परीक्षा तक पास कर ली। इसी दौरान वार्डन का गैर कानूनी कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा था। वह कैदियों से अलग अलग ठेकेदारों के लिए काम करवा कर लाखों डॉलर कमा रहा था। इस काले धन को छिपाने की जिम्मेदारी एंडी को दी गई। एंडी ने फर्जी निवेश और नकली खातों के जरिए उस पैसे को साफ दिखाना शुरू कर दिया। उसने एक काल्पनिक आदमी की पहचान भी बनाई, एक ऐसा आदमी जो असल दुनिया में मौजूद ही नहीं था। सारे बैंक अकाउंट, दस्तावेज और रिकॉर्ड उसी नकली व्यक्ति के नाम पर बनाए गए। अगर कभी जांच होती तो सारे सबूत उसी आदमी की तरफ जाते। वार्डन का नाम कहीं दिखाई नहीं देता। साल 1965 में शॉशैंक जेल में एक नया कैदी आया। उसका नाम टॉमी था। वह जवान, बातूनी और हमेशा मजाक करने वाला इंसान था। कुछ ही समय में उसकी दोस्ती एंडी और रेड से हो गई। एक दिन बातचीत के दौरान टॉमी ने एक पुरानी घटना सुनाई। उसने बताया कि दूसरी जेल में उसका एक साथी कैदी था जिसने चोरी के दौरान एक आदमी और उसकी प्रेमिका की हत्या कर दी थी और बाद में उस औरत के पति को फंसा दिया गया था। ये सुनते ही एंडी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल उसकी अपनी कहानी जैसी थी। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके बेगुनाह होने का सबूत मिल गया है। उम्मीद से भरा एंडी तुरंत वार्डन के पास गया। उसने पूरी बात बताई और कहा कि अगर मामले की जांच कराई जाए तो उसकी बेगुनाही साबित हो सकती है। उसने यह भी वादा किया कि जेल से बाहर निकलने के बाद वह वार्डन के सारे राज अपने साथ ही ले जाएगा। लेकिन वार्डन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे डर था कि अगर एंडी रिहा हो गया तो उसका पूरा काला कारोबार खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने एंडी की मदद करने के बजाय उसे फिर से अकेली कैद में भेज दिया और टॉमी को हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद टॉमी को सुरक्षा घेरे के बाहर लाया गया। ऐसा दिखाया गया जैसे वह भागने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक गार्ड ने उसे गोली मार दी। टॉमी वहीं ढेर हो। उसके साथ ही एंडी की आखिरी कानूनी उम्मीद भी खत्म हो गई। जब एंडी वापस अपनी सेल में लौटा, वह पहले जैसा नहीं रहा। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन उसने रेड को एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि अगर कभी रेड जेल से बाहर निकले तो बक्सटन नाम की जगह जरूर जाना। वहाँ एक बड़ा ओक का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे उसके लिए कुछ छिपा हुआ है। एंडी की बातें सुनकर रेड बेचैन हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं एंडी कोई गलत कदम उठाने की सोच तो नहीं रहा। फिर एक रात भयंकर तूफान आया। सोने से पहले एंडी ने रेड की तरफ देखा। उस नजर में कुछ अलग था, जैसे वह आखिरी बार अलविदा कह रहा हो। लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उस रात एंडी ने वार्डन के रिकॉर्ड में जरूरी बदलाव किए। उसने कुछ दस्तावेज और सबूत अपने बैग में रखे। फिर वह अपनी सेल में लौटा। जब पूरी जेल सो चुकी थी, उसने अपना प्लान शुरू किया। वह उसी सुरंग में घुस गया जिसे वह लगभग 19 साल से खोद रहा था। उसी सुरंग को उसने पोस्टर के पीछे छिपा कर रखा था। हर दिन थोड़ा थोड़ा मलबा बाहर निकालते हुए उसने यह असंभव काम पूरा किया था। सुरंग के आखिर में एक सीवर पाइप था। बिजली की तेज गड़गड़ाहट का फायदा उठाकर उसने पाइप को तोड़ना शुरू किया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार पाइप में एक बड़ा छेद हो गया। फिर एंडी उस गंदे और बदबूदार पाइप में घुस गया। वह रेंगता रहा, लगातार रेंगता रहा, अंधेरे में, गंदगी के बीच, करीब 500 मीटर तक। और फिर अचानक वह दूसरी तरफ निकल आया। वह बारिश भरी रात थी। एंडी घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, अपनी शर्ट उतार दी और दोनों हाथ फैलाकर बारिश को महसूस करने लगा। करीब 20 साल बाद वह सचमुच आजाद था। बारिश उसके शरीर से गंदगी धो रही थी और उसी के साथ उसकी पुरानी कैद भी बहती जा रही थी। उस रात सिर्फ एक कैदी जेल से नहीं भागा था। उस रात उम्मीद ने जीत हासिल की थी। कुछ दिनों बाद एक आदमी विदेश के एक बैंक में पहुंचा। उसका नाम था रैंडल स्टीफन्स। कम से कम दुनिया तो यही मानती थी। असल में यह वही नकली पहचान थी जिसे एंडी ने सालों पहले तैयार किया था। पहले ये आदमी सिर्फ कागजों और फाइलों में मौजूद था, लेकिन अब वह
हकीकत बन चुका था। उसके पास पहचान के सभी असली दस्तावेज थे, बैंक रिकॉर्ड थे, हस्ताक्षर थे और वह हर सबूत था जिसकी किसी इंसान को जरूरत पड़ सकती थी। बैंक कर्मचारियों को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। एंडी ने आराम से खाते में जमा सारा पैसा निकाल लिया, वही पैसा जो वार्डन ने सालों तक गैर कानूनी तरीकों से कमाया था। लेकिन एंडी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। जाने से पहले उसने एक और कदम उठाया। उसने बैंक के जरिए ऐसे दस्तावेज भेजे जो वार्डन के पूरे काले कारोबार का पर्दाफाश कर सकते थे। वे सारे सबूत सीधे अखबार और अधिकारियों तक पहुंच गए। अगली सुबह पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। अखबारों के पहले पन्ने पर वार्डन के भ्रष्टाचार की खबर छपी हुई थी। उधर जेल में वार्डन घबराया हुआ अपने ऑफिस में पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि वह सबूत नष्ट कर देगा, लेकिन जब उसने अपनी तिजोरी खोली तो उसके अंदर सिर्फ एक बाइबल रखी थी। वह हैरानी से उसे देखने लगा। फिर उसने बाइबल खोली। अंदर एंडी का छोड़ा हुआ एक संदेश था। प्रिय वार्डन, आप सही कहते थे, मुक्ति सचमुच इसी के अंदर छिपी थी। ये पढ़ते ही वार्डन के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक उसे वह दिन याद आया जब उसने खुद यह बाइबल एंडी को वापस दी थी। उसे सिर्फ बाइबल की बातें याद रहीं, लेकिन वह यह कभी नहीं समझ पाया कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ था। अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस जेल पहुंच गई। सारे सबूत उनके हाथ लग चुके थे। गार्ड्स के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वार्डन अपने ऑफिस में अकेला खड़ा था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, न भागने का न बचने का। उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो चुका था और यह सब एक ऐसे कैदी ने किया था जिसे वह सालों तक कमजोर समझता रहा। कुछ समय बाद जेल में खबर फैल गई, एंडी डुफ्रेन आजाद था, सिर्फ जेल से नहीं बल्कि अपने अतीत से भी। दूसरी तरफ रेड अब भी शॉशैंक में था, लेकिन एक दिन उसे एंडी का पोस्ट कार्ड मिला। उसमें लिखा था कि वह अपनी सपनों की जगह पहुंच चुका है, समुद्र के किनारे एक नई जिंदगी शुरू करने। ये पढ़कर रेड की आंखें भर आईं। उसे अपने दोस्त पर गर्व था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी था, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब उसके साथ नहीं था। समय बीतता गया। आखिरकार रेड भी पैरोल पर रिहा हो गया, लेकिन बाहर की दुनिया उसे भी उतनी ही अजनबी लग रही थी जितनी कभी ब्रूक्स को लगी थी। फिर उसे एंडी की कही हुई बात याद आई। बक्सटन का वह पुराना ओक का पेड़। रेड वहां पहुंचा और पेड़ के नीचे छिपा एक छोटा सा डिब्बा ढूंढ निकाला। उसके अंदर कुछ पैसे थे और एंडी का एक पत्र। पत्र में सिर्फ एक साधारण सी बात लिखी थी, उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज, और अच्छी चीजें कभी मरती नहीं है। पत्र पढ़ने के बाद रेड ने फैसला कर लिया, वह भी एंडी को ढूंढने जाएगा। इस बार वह डरकर नहीं रुकेगा। कुछ दिनों बाद रेड सीमा पार करके समुद्र किनारे पहुंचा। वहां दूर उसे एक आदमी दिखाई दिया। वह अपनी पुरानी नाव की मरम्मत कर रहा था। रेड मुस्कुराया और एंडी ने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका था और उसी पल रेड को एहसास हुआ, कुछ पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पंख उम्मीद से बने होते हैं और उम्मीद हमेशा उड़ना जानती है। रेड अक्सर कहा करता था कि कुछ पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पंख बहुत खूबसूरत होते हैं, और एंडी भी उन्हीं पक्षियों में से एक था। तो दोस्तों, यही थी शॉशैंक की अविश्वसनीय कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही वो चीज है जो इंसान को सबसे अंधेरी जगह से भी बाहर निकाल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि एंडी की 19 साल की प्लानिंग के बारे में आपका क्या कहना है। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।